विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कई विषयों को उठाया गया, कई मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे गए और बहुत सारे सवालों के जवाब भी सरकार की तरफ से दिए गए। इसी दौरान हरियाणा विधानसभा में अनिल विज, जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम में एक बयान दिया गया था कि उनको मारने की साजिश हुई। इस मुद्दे पर गहमागहमी हो गई। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भी सदन में माहौल गर्मा गया। डेंगू का मुद्दा उठा, पराली का मुद्दा उठा, किसानों का मुद्दा उठा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा उठा और इसके साथ ही सड़कों की बात भी हुई। पहले दिन बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। सभी ने कोशिश की कि अपने अपने स्तर पर जिस जिसको बोलने का मौका मिल रहा था वो अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद तरीके से उठा पाए। और इसी दौरान कुछ बातों पर हंसी मजाक भी हुआ, चुटकियां भी ली गई। पहले दिन की अगर बात की जाए तो कुछ मामलों पर हंगामा हुआ, कुछ मामलों पर सदन की कार्यवाही के दौरान गर्मा गर्म बहस देखने को मिली, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो मुद्दे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आए जो जनता चाहती थी कि इन पर बात होनी चाहिए? क्या उन मुद्दों पर सही जवाब मिल पाए? ये चर्चा का विषय और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। उनके साथ गंभीरता के साथ विश्लेषण करेंगे विधानसभा की कार्यवाही का। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से हुई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने दो बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को मनचाही पोस्टिंग मिलेगी और सीईटी पास अभ्यर्थियों को सरकार की तरफ से 2 साल तक मानदेय दिया जाएगा। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। विदेशों में रोजगार पाने की इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी। टंकी रूट की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में चर्चा शुरू हुई। हालांकि उससे पहले कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की जान को खतरा बताने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, अनिल विज को गृह मंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पिछले दिनों एक गंभीर इशू अम्बाला में आया। हरियाणा सरकार के मंत्री माननीय श्री अनिल विज ने कहा कि चुनाव के दौरान मेरी हत्या की साजिश रची गई और यहां तक भी कहा गया कि मेरी Z+ जो सिक्योरिटी थी उसमें कटौती की गई है। तो स्पीकर सर, आज जो मंत्री हैं इतना गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी काम पहले शुरू हो, मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्योंकि Z+ सिक्योरिटी या तो होम मिनिस्टर घटाए या मुख्यमंत्री जी घटाए। आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत गंभीर मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का है और एक आम आदमी की सिक्योरिटी का नहीं। पूर्व गृह मंत्री मुझे अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गंभीर है, इसका समाधान भी निकलना चाहिए। मेरे पास समाधान है, एक कहो तो मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय इसको दे दे, पीछा छूट जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस ने ईवीएम का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हार के सदमे से बाहर निकल आना चाहिए। कि मुख्यमंत्री जी गिनती से 2 दिन पहले कह रहे थे कि सारे इंतजाम हो गए हैं, सारे अच्छे प्रबंध कर दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनका भी जिक्र कर दो, कौन से प्रबंध थे हो, उनका भी धन्यवाद कर देंगे, आप भी कर दियो। तो ये चुनाव से गिनती से पहले ये मुख्यमंत्री का बयान आना कि सारे प्रबंध कर दिए गए, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जो प्रजातंत्र के अंदर जनता का फैसला था उसको चुराया गया और इस चुराने में ईवीएम का भी इस्तेमाल होया, उसका भी धन्यवाद करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जब जवाब देंगे दे देंगे। पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उस पर क्यों बोल गए? जो सदमे से बाहर निकलो। अध्यक्ष महोदय, ये कितनी गप्पे हारते रहे, हम कोई नहीं बोले, तो बोलने क्यों? तो आप किसी ने एतराज किया, विज साहब क्या क्या कह रहे थे,
पंडित जी क्या क्या कह रहे थे, अगली बार मारी फिर वहीं बैठ गए। चलिए, विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कई मुद्दों के साथ युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाया। हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं, हम पूरी तरह से कॉपरेट करने का काम करेंगे ताकि हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 की बजाय, क्राइम में नंबर 1 की बजाय, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1 की बजाय तरक्की में 1 नंबर का राज्य बने। इसकी ओर से, विपक्ष की ओर से हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा हम लोग दे रहे हैं। क्या हालत हो गई आज किसान की। तो वहीं इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने किसानों और डीएपी के मुद्दे पर सरकार से सवाल किया। उन तमाम एजेंसियां जो कि सारी की सारी सरकार की अंग है, सरकार का पार्ट है, और जब सारी मशीनों को चेक किया गया उसी धान को लेके, तो एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। और हैरानी इस बात की थी कि कभी भी सरकार का आपसी विभागों का तालमेल नहीं है और उस कारण किसान को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान को परेशान किया जा रहा है। सदन में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण में वर्गीकरण फैसले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आज से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू होता है। जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के, इस नोटिफिकेशन से को हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। तो वहीं आरक्षण में वर्गीकरण फैसले को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी में गहमागहमी देखने को मिली। केवल और केवल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में लिखा गया है कि राजनीतिक लाभ के लिए ना करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति के लाभ के लिए सबसे पहला राज्य बनते हुए डीएससी और नॉन डीएससी करने का काम किया है। कोई बात नहीं, आप उनको भी दें, हम ये नहीं कह रहे, आप हक तो दें, आप हक तो देने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस असुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटने का काम? तो जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस लेकर आए। चाहता हूँ, ये अपने लीडर से, अपने नेता से, देश के नेता से, प्रदेश में तो कोई है इनका लीडर, क्यों नहीं है? आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके। अपने नेता से बयान दुआए कि हम डीएससी वर्गीकरण का विरोध करते, दो बयान। मैं तो अभी भी नहीं कह रही, दो बयान। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं बयान देते हम लोग? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ये कहा अगर पूरे देश में कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दो बयान। इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। एक दिन कंप्लीट हो चुका है और पहले दिन कई मुद्दों पर हंगामा भी हुआ, विधायकों के बीच तीखी बहस भी हुई। अब आने वाले 2 दिनों में किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, उठने चाहिए, और इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिस तरह की तैयारियां हैं, उससे लगता है कि फिर से सदन के दोनों दिन हंगामेदार रहेंगे। चंडीगढ़ से अनिल मोर और जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। तो शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सदन की कार्यवाही को लेकर माहौल गरमाने लगा। मुद्दे उठाए गए, तीखी बहस हुई, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए, क्या प्रदेश की जनता उससे संतुष्ट है? जिन जिन विधायकों को मौका मिला, क्या उन्होंने अपनी बात बखूबी अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की? बहुत सारी बातें हैं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अच्छा, इस बार की अगर बात की जाए तो 3 पार्टियों के ही विधायक हैं। पिछली बार 4 पार्टियों के हुआ करते थे विधानसभा में, इस बार जेजेपी का कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो के विधायक, कुछ निर्दलीय विधायक, सब में इसी में निपट गए। बहुत सिर्फ निर्दलीय भी 3 ही निकल कर सामने आए, वो भी सरकार के साथ। एक तरीके से सिर्फ 3 ही पार्टियों के विधायक हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ सुनील फोगाट साहब जुड़ चुके हैं, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील फोगाट जी, पहला दिन था, पहले दिन भी विपक्ष ने पूरी कोशिश की सरकार को घेरने की, सवालों की बौछार की गई। कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं मिल रही, किसानों को एमएसपी पर खरीद नहीं मिल रही। सड़कों की बात आई, बेरोजगारी की बात आई कि हरियाणा के युवा इस कदर परेशान है कि विदेशों तक जाके डंकी के माध्यम से, और वहां पर भी उनको पूरी कमाई नहीं मिल पा रही, कमा नहीं पा रहे। घेरने की पूरी कोशिश की विपक्ष ने। सरकार क्या जवाब दे पाई इसके? क्या जनता संतुष्ट हो पाएगी? और विजेंद्र शेरावत जी हमारे साथ इनेलो से भी फोन लाइन पर जुड़े हुए। जी स्वागत है आपका विजेंद्र जी। जी नासिर जी, आपको और चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
और सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा जेजेपी से, माफ कीजिए, जेजेपी से विजयन शेरावत जी जुड़े हुए जी सुनील जी अपनी बात पूरी जी जी जी। आज हरियाणा के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। मैं हरियाणा के जो हरियाणा सरकार ने डीएससी आज लागू किया है उसके लिए मैं सारे हरियाणा के हमारे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। जो वंचित थे अपने हकों से, उनको उनके हक मिलेंगे। पहले ही सत्र में सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है, तो उसके लिए मैं सभी हमारे भाइयों को जो लाभान्वित होंगे इससे उनको बधाई देता हूं। और जो आपने नासिर जी कहा कि विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए, अब आप देखिए बड़ी मतलब बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है हमारे सामने भी कि हम कांग्रेस की बातों का क्या जवाब दें। जिस कांग्रेस का अपना आधार नहीं है, अपना कोई तालमेल नहीं है, कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हरियाणा के इतिहास में शायद मेरी नॉलेज जहां तक पिछले 15-20 साल तक की जहां नॉलेज है कि हरियाणा में बगैर विपक्ष के सेशन चल पड़ा। विपक्ष का नेता ही नहीं है कोई भी। कौन उनको गाइड करेगा, कौन मुद्दे उठाएगा, कौन बताएगा। तो जब इनके अंदर अपना ही, आप नासिर जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन पे कब्जा करने को लेकर ही इतनी ज्यादा लड़ाई है, एक दूसरे को पार्टी से बाहर निकालने की ही इतनी ज्यादा लड़ाई है, तो वो हरियाणा की जनता के मुद्दे कैसे उठा पाएंगे। आप देखिए, तो क्या ये जनता के मुद्दे नहीं थे सर? डेंगू का मामला हो, डीएपी की बात हो, एमएसपी की बात हो, शिक्षा की बात हो, ये तो जनता के मुद्दे ना उठाया कोई भी विधायक किसी का। हालांकि 37 विधायक है उनके, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 विधायक हो। देखिए, बगैर सेनापति के पूरी सेना एक भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं होती है। आप ये देखिए, उनको दिशा निर्देशित करने वाला तो कोई हो, उनका लीडर तो कोई हो, वो जिसकी जो मर्जी उठ के कहे जा रहे थे। और जो आपने ये मुद्दे बताए, क्या पिछले 10 साल से ये विपक्ष ये मुद्दे नहीं उठा रहा है? उसके बावजूद भी हरियाणा की जनता ने 2 करोड़ 80 लाख जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे करके इस प्रदेश को जिस प्रकार से पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के रास्ते पर आगे चलाया, क्या हरियाणा की जनता ने उस पर विश्वास नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जनता ने विश्वास नहीं किया? तभी तो 48 सीट देकर के हमें तीसरी बार लगातार और ज्यादा सीटें देकर के हरियाणा की जनता ने विपक्ष को और उनके नेताओं को जवाब दे दिया है। अब डेंगू से, अगर ये डेंगू से बीमार नहीं है, ये राजनीतिक बीमार है, ये राजनीतिक अनपढ़। इनको 5 साल के लिए इनकी दुकान बंद कर दी हरियाणा की जनता ने। हरियाणा की जनता भली भांति जानती है कि कौन हमारे मुद्दे उठा सकता है और कौन हमारे लिए विकास के काम कर सकता है। मैं आता हूं दोबारा से, सुनील जी दोबारा से आऊंगा, एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और दिनेश अग्रवाल जी, जिन मुद्दों को उठाया गया वो तो पहले से चल रहे थे, कोई नई बात तो थी नहीं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में गए, जनता ने फैसला सुना दिया इन मुद्दों के साथ कि हम बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बना दी। एक बात उन्होंने कही सुनील जी ने कि आज तो कांग्रेस की हालत विधानसभा में ऐसी थी कि बिना सेनापति के सेना, और वो एक भीड़ की तरह होती है। दिनेश जी, चलिए दिनेश जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, एक बार फिर से हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ हैं। रजत जी की पार्टी के नेलो के भी 2 विधायक सदन में पहुंचे और उन्होंने भी शिक्षा को लेकर, किसानों को लेकर, डीएपी को लेकर मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा उठाया। रजत जी, किस तरह से देखते हैं आज की सदन की कार्यवाही को? क्या विपक्ष सरकार से उन सवाल करने में कामयाब हो पाए, उन सवालों को लेकर जो इस वक्त गंभीरता के साथ प्रदेश में किसी भी तरह का जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं? और क्या सरकार की तरफ से उन पर जवाब ऐसे मिल पाए कि जनता संतुष्ट हो पाए? क्या कांग्रेस की भूमिका आपको आज के दिन बहुत ठीक लगी या कमी लगी? क्या नेता विपक्ष का ना होना विधानसभा में खल रहा था या उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगी? नहीं, नेता विपक्ष का होता है। आप हर जो भी होता है विधानसभा का जब सेशन चलता है तो जब एलओपी खड़ा होता है तो उनकी कोई और नेता या आप ये सत्ता पक्ष में भी कोई नेता जो होता है वो नहीं खड़ा होकर इंटरप्ट करता। मात्र अगर मुख्यमंत्री खड़े होते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी उनकी बात का जवाब देते हैं। ये एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए नेता विपक्ष का होना, आप ये नहीं कह सकते
अभी सभी के सभी सक्षम है। अभी तक हम जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनते आए हैं वो हर बात के ऊपर की हम ही सारे सक्षम है, सभी बोलने लग जाएंगे तो ऐसे नहीं विधानसभा का सत्र चल सकता, क्योंकि अगर वो खड़े होते हैं तो उनकी पार्टी का हर एक जो और कोई बहस में अगर इन्वॉल्व होता है, कहीं और दिशा जा रही हो तो कोई और जो जवाब न मिल रहा हो तो उसको एलओपी इंटरवीन करता है और एलओपी इंटरव्यू कर उस सत्ता पक्ष का कोई नेता नहीं होता, उसका फिर सीधे मुख्यमंत्री जी उसके स्पष्टीकरण है जो भी देने का काम करते हैं। कुछ बातों को लेकर निश्चित तौर पर मुद्दे तो विपक्ष ने तो बाखूबी उठाए हैं। अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष से अगर सेटिस्फैक्टरी अगर आप पूछते हैं तो उनके जवाब नहीं मिले, बल्कि कहीं सत्ता पक्ष के जो विधायक चुन के आए, खास करके एक विधायक ने पीएम किसान योजना का जिक्र किया और पीएम किसान योजना का जिक्र करते हुए वो भूल गए कि उन्होंने कहा हर बारी बजट बढ़ाने का काम किया या सम्मान निधि में 6,000 रुपए। पहली बात तो चुनाव के चलते उस सम्मान निधि को 8,000 अगर आपको याद होगा करने का बात हुई थी। ध्यान है आपको नासिर जी? जी आप बोलते रहिए। जी सर। हाँ, तो अब अगर हम 2022-23 का केंद्र का बजट उठा के देखें वो 68,000 करोड़ था, जो 23-24 में जिसे 13.33% घटाकर उसको 60,000 करोड़ किया गया। लेकिन 24-25 को उसमें अगर 8,000 की बात है बजट बढ़ता, तो सेंटर ने बजट नहीं बढ़ाया, निर्मला सीतारमण जी ने इसको बराबर रखा गया। तो एक तरफ पर आप जुमला ना दें 8,000 वाला, अगर 8,000 करनी थी तो पहले उसका बजट के अंदर संशोधित करते हैं और उसको बजट को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा, एक विधायक है खरखोदा से, उन्होंने कहा कि आजकल जमीन एक्वायर नहीं कर सकती किसान की, तो मैं उनको, मुझे लगता है कि यह शायद जानकारी नहीं है जो अब सरकार बिल लेकर आई है, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट अमेंडमेंट बिल है 2015 वाला। उससे पहले जो है वो 80% किसानों की सहमति की जरूरत होती थी, उसको भी डाइल्यूट किया गया है। उसके बाद सेक्शन 4 से हटा दिया गया है, उसको किसान को कंपनसेशन में कोई प्लॉट वगैरह देना उसको हटा दिया गया है। सेक्शन 23A के तहत अब कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया है और सारी पावर जो है वो कलेक्टर डीसी को देने का काम और अवार्ड जो है वो एसडीएम अनाउंस करेगा। मात्र 48 घंटे का नोटिस दो कि भी किसानों को भाई जो कुछ भी है आप अपना यहाँ पे बिलोंगिंग है, ट्यूबवेल है, इंजन है, उठा सकते हो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। और अगर हम पीपीपी है, ये पीपीपी के लिए अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आपकी लैंड जो है सरकार कभी भी एक्वायर कर सकती है। और जो पहले मल्टीपल क्रॉप्स लेने वाले, खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये उठाया आज जो मुद्दा और भाजपा के विधायक ने बात करी है, उनको ज्ञान दे रहा हूँ मैं, उनको जानकारी बता रहा हूँ, उनकी दुरुस्त कर रहा हूँ। पहले जो थी मल्टीपल क्रॉप्स, अगर फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर अनेक फसलें किसान ले रहे हैं, उसको नहीं एक्वायर करते थे, उसमें भी ये एक्वायर कर दिया। और पहले था प्रावधान, अगर 5 साल तक आपने सरकार में अगर एक्वायर करी है, अगर आपका वो पर्पस पूरा नहीं होता तो किसान को जमीन वापस चली जाती थी, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। और आज बात कर रहे थे कि किसान की जमीन ऐसे एक्वायर नहीं हो सकती। ठीक है सर, मैं अब दोबारा से आ जाऊंगा सर, और भी मुद्दे हैं और भी हम बात करेंगे। एक प्रतिक्रिया दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, मैं सवाल कर रहा था उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को आप उठा रहे थे, चाहे वो किसानों की बात थी, शिक्षा की थी, स्वास्थ्य की थी, उनकी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। इन मुद्दों को लेकर तो चुनाव के वक्त में भी माहौल गरमाया था, चुनाव में भी आप गए थे, लेकिन जनता ने नकार दिया कि बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है, इन मुद्दों पर हम बात ही नहीं करते। बीजेपी तो बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही है। और बिना सेनापति के आज आपकी सेना नजर आई थी, उन्होंने कहा कि तो भीड़ की समान होती है। नासिर भाई आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और चैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सवाल है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता केवल ये सोचते हैं कि कांग्रेस को गाली बकलो, उससे तुम्हारा काम हल हो गया। जनता से इन्होंने जो वायदे किए उनकी बात नहीं करेंगे। और ये जो चुनावों की बात करते हैं, मैं अगर उस पुरानी बात पे जाऊंगा तो आज के विधानसभा सत्र की चर्चा नहीं हो पाएगी। फिर
दोनों चीजों के लिए इतना समय नहीं है कि मैं पुरानी बात पे जाऊं, परंतु मैं थोड़ा सा समय इस बात के लिए लेना चाहूंगा। ये जो कहते हैं कि भाई हमारे को तीसरा टर्म मिला है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट थे तो मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाया इन्होंने? आपने फेस क्यों बदला? अगर मनोहर लाल खट्टर बढ़िया काम कर रहे थे, तीसरे टर्म का गर्व है इनको, तो क्यों नहीं बताते कि मनोहर लाल खट्टर को क्यों हटाया गया था? दूसरी बात, हम जब भी ये कहते हैं कि जनता के मैंडेट को चुराया गया, जब भी हम कहते हैं कि आपने ईवीएम के थ्रू ये चोरी की है जनता के मैंडेट की, और जब भी हम इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले जब ये बोलते हैं कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सारे इंतजाम कर लिए गए, हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। आज ये प्रश्न हमने विधानसभा के पटल पर भी पूछा, और जब आपने आप जब इस मुद्दे को उठाते ईवीएम की बात करते हैं तो फिर बीजेपी के नेता कहते हैं कि सदमे से बाहर नहीं आ पा रही, हार के सदमे से कांग्रेस। मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं। इनकी भाषा देखिए आप, ये कहते हैं कि दुकान बंद हो गई। ये लोग जन सेवा को दुकान बोलते हैं। अब मैं आपको इनके इनके वीडियो दिखाता हूं, इनके एक विधायक का। एक सेकंड नासिर भाई, इनके एक विधायक का वीडियो दिखाता हूं, इनकी भाषा शैली देखिए आप। जब इनसे पूछा जाता है कि अनिल विज आपके इतने बड़े मिनिस्टर हैं, और वो अगर कोई बात कह रहे हैं सरकार, आप बीच में मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूं, आप ये देखिए। सर अनिल विज जी का किसका सुना रहे हैं? एक सेकंड मैं अनिल विज जी का भी बताता हूं, आप ये सुनिए। आप दोनों सुनिए ना सर। देखिए इस तरह से वो समझ में नहीं आएगा, ऐसे ना आवाज समझ में आएगी, और पता नहीं इसमें कुछ। चलो मैं शॉर्ट आप खुद बता दीजिए। हाँ बता दीजिए आप। सुनिए, पुंडरी सेन के विधायक है सतपाल जांबा। अच्छा वो वाला बात है, वो तो माफी मांग ली उन्होंने, वो फीलिंग वाली बात पर आप कह रहे हैं सर। अभी थोड़ी देर में ये भी माफी मांगेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। जो जनसेवा को दुकान बोलते हैं, उस क्या बोला था आपको पता है ना नासिर भाई उन्होंने? जी हाँ मैं सुना हुआ है कि वो उनको बुला लीजिए, सरपंच को, वो सरपंचनी जो है, जो लेडी सरपंच है, उनको बुला लीजिए, पता चल जाएगा। मैं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, जो अनिल विज जी वाली बात है, जब सरकार अपने मंत्री की बात का जवाब नहीं देने को तैयार, ठीक है। अगला कह रहा है कि मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, अगला कह रहा है कि मेरे हर सभा के अंदर हिंसा कराने की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, वो कह रहे हैं कि मेरी जेड सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ये कैसी सरकार चल रही है? और अगर हम लोग विधानसभा के अंदर अपनी बात नहीं रखेंगे। अच्छा एक बात और बताइए, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं अपने दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं, कि अनिल विज जी की आपको फिक्र ज्यादा है या फिर आप सरकार को घेरने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं नासिर भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ना। देखिए मैं सरकार को नहीं घेर रहा, और ना मुझे अनिल विज जी की फिक्र है। अच्छा मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता सुनिए। मेरी चिंता, जब सरकार अपने मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती तो जनता की सुरक्षा। ठीक है सर, मैं अब दोबारा से इस पर आ जाऊंगा। नहीं आप आना मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। चलिए आपको 20 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, 10 नहीं 20 लीजिए आप। सरकार ना तो पराली पर बोलती है, ठीक है, किसानों पर एफआईआर दर्ज करते हैं, दोगुना जुर्माना करते हैं, उनके पोर्टल को रेड लाइन करते हैं, डेंगू पर बात नहीं करते, एमएसपी पर बात नहीं करते, डीएपी पे बात नहीं करते, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं दिनों दिन। ठीक है दिनेश जी, मैं सारे सवालों के साथ दोबारा से आऊंगा, वो भी हाथ खड़ा अपना उंगली इशारा कर रहे हैं। सुनील जी पहले संजय राय और विजेंद्र जी से की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विजेंद्र जी, कमी तो बहुत खली होगी आज देखकर विधानसभा में कि कोई तो होता जो जेजेपी का भी पक्ष यहाँ पर रख रहा होता, नजर आता, लिख कर आता विधायक जेजेपी या उनके शहर का नाम, जो विधानसभा का नाम। किस तरह से देखा आज आपने विधानसभा की कार्यवाही को? विजेंद्र जी, विजेंद्र सहरावत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी बताइए सर। आपको भी नमस्कार, चैनल को भी, और सभी प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार। देखिए नासिर जी, आज बड़ी अजीब विधानसभा का जो सेशन रहा, आज बड़ा अजीब रहा है। अच्छा, पहली बार ऐसा लगा भाई एक टीचर बैठा और सामने सिर्फ स्टूडेंट बैठे हैं, कोई विपक्ष तो है ही नहीं। कांग्रेस के जो एमएलए थे हमारे भाई, उन्होंने बड़ी अच्छी आवाज भी उठाई है, इनेलो वालों ने भी आवाज उठाई है,
लेकिन एक मजबूती से आवाज उठाने की जो तरीका होता है वो विपक्ष का नेता करता है। वो एक ग्रुप दिखाता है, तो ग्रुप नहीं दिखा, एक एक एमएलए दिखा सिर्फ। और बीजेपी से एक हमारा एक साथी एमएलए था, कोई शायद एनआईटी से है वो, उन्होंने कहा कि भाई वहां कभी बीजेपी जीती नहीं थी, 10-20 साल बाद मैं ही जीता हूं, आज तक मेरे हल्के में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। इसका मतलब बीजेपी के एमएलए ने ही बता दिया कि जहां बीजेपी का कोई एमएलए नहीं होता वहां बीजेपी विकास नहीं करती। ये आज इनके एक एमएलए ने दावा किया इस बात का। किसी भी विधायक ने अगर पराली का जिक्र किया है तो ये नौकरियों की बात करते, हमने नौकरी दे दी। किसी ने डीएपी की बात की है तो डीएपी पे जवाब नहीं देते, ये कहते हैं हमने डीएससी पे फैसला कर दिया। भाई आप जवाब देने की बजाय घुमा रहे हैं। बीजेपी को लगता है आप चुनाव जीत गए तो जैसे तैसे करके आप चुनाव जीत गए हो तो कोई जवाबदेही नहीं बनती, आप गोल गोल लोगों को घुमाते रहो, इससे कुछ नहीं होना लोगों का। आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जनता ने आपको जिता दिया है, चाहे जनता ने जिता दिया चाहे किसी की गलती से जीत गए, आप सत्ता में 5 साल के लिए काबिज हो गए। आपको भी लगता है कि बीजेपी ईवीएम से जीती है सर? नहीं, ईवीएम से नहीं, वो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की गलतियों की वजह से आज बीजेपी हरियाणा में बैठी है। ठीक है सर। तो इस बीजेपी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि 5 साल सत्ता में फिर आपको लोगों ने दिए हैं, आपको लोगों के काम करने चाहिए। ठीक है सर। आज गेहूं बिजाई का समय है, सरकारी बीज की दुकान पे बीज नहीं मिलता। आप किसी दुकान पे जाना, वो बताते थे बीज नहीं रहेगा, अगर क्योंकि वो वहां 1100 1150 का बीज मिलता था और प्राइवेट दुकान पे वही ब्लैक में 1450 से 1550 का बिक रहा है। कौन वो बीज कहाँ से आता है, वो कैसे बिक रहा? मिली भगत के बगैर थोड़ा हो रहा सरकार के, वो सरकार ही कर रही वो सब। ठीक है सर। तो इस कालाबाजारी पर रोक लगानी चाहिए। अब पराली का सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में पराली का उठता है। पहले तो सरकार को यह समझना चाहिए कि किसान, कोई भी किसान पराली जलाता ही नहीं। पराली 7 से 8 हजार रुपये की बिकती है साहब, कौन जलाएगा? पराली नहीं जलती, वो सिर्फ फाने जलाए जाते हैं जो सिर्फ अवशेष बचते हैं नीचे से। चलो उनको भी, जब सरकार उनकी कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही, लेकिन मजबूर होकर किसान को, जो छोटे जमींदार हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है, साधन उनके पास होते नहीं, वो किराए के ट्रैक्टर से काम कराते हैं। जो काम एक बार। ठीक है सर, अब वो पराली का मैं दोबारा से आता हूं आपके पास। संजय राय जी, विधानसभा की कार्रवाई के एक क्षण को आपने देखा, कैसी लगी आज की कार्रवाई? जिन मुद्दों पर बात हो रही थी बीजेपी और कांग्रेस में, जिन चीजों को लेकर बहस हुई, इसी दौरान एक और बात जिसका सबसे पहले जिक्र कर रहे थे सुनील फोगाट जी की, अनुसूचित जाति में वर्गीकरण आरक्षण को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इस पर भी काफी बहस हो गई थी गीता भुक्कल और कृष्ण कुमार बेदी में। तो वो मुद्दे आ पाए सामने और उन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हो पाई आज? देखिए आज का दिन था जो कि विधानसभा का सब्जेक्ट कहिए कि एक तो सत्र जो शुरुआत हुई थी कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रेनिंग के बाद आज शुरुआत, पहला दिन था। पहला दिन में आज बिल्कुल सामंजस्य से रहा सभी लोगों के साथ। सभी विधायक एक दूसरे को समझने, परखने, बोलने और कुछ सीखने के उसमें थे कि आज क्या होगा, किस तरीके से चल रहा था। और एक तो जो पोर्टल्स को कैसे चलाना है, लोगों की कार्रवाई को किस तरीके से करना। विधायक जो नए चुन के आए थे उन लोगों की वो थी, जो पुराने लोग थे वो लोग तो महारथी हैं अपने उसमें कि किस तरीके से वो चला पाएंगे और किस तरीके से उनको करना है। दूसरी चीज थी कि आज ये दिखा कि कांग्रेस पार्टी का जो उनका एक प्रतिपक्ष का नेता है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो उस पर लोगों की थी कि भाई आज इस पर इसको कांग्रेस को घेरा जाए। लेकिन एक चीज देखिए कि आप कर्नाटका में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मई में, उसके बाद उन्होंने लगभग 3 या 4-5 महीने के बाद अपना लीडर वहां पर दिया, जो कि वहां की कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के बाद कांग्रेस ने की सरकार थी और उसके बाद बीजेपी ने जो अपना लीडर दिया तो वो 4 से 5 महीने लग गए थे कि उसको लेने देने में। वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, हर पार्टी की अपनी प्रक्रियाएं होती है कि वो केंद्र के नेतृत्व को भेजता है, केंद्र का नेतृत्व किसको डिसाइड करता है। अभी सब चुनाव में फंसे हुए हैं, इसलिए उस चीज को था। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो उसको घेरने का प्रयास था कि तुम्हारा तो लीडर ही नहीं है, तुम्हारा तो ये भी नहीं है। रही बात अब जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के डिस्कशंस वहां चले
और जिस तरीके से नोक-झोंक गीता भुक्कल, कांग्रेस नेता गीता भुक्कल और राज्य के मंत्री कृष्ण कुमार के बीच में हुई, और वो चीज देखने के लिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपने सामने व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ा कि मंत्री को भी चुप कराने के लिए उन्हें आवाज उठाई और चीज किया। लेकिन मुद्दे आज अच्छे उठे। हम तो ये कहते हैं कि पूरा दिन हम लोग देखते रहे, मुद्दे उठे, कई से कई प्रस्ताव इन लोगों ने पास किए। तो प्रस्ताव पास किए जो डिसाइडेड थे, जो कर्मचारियों के अच्छा, एक चीज तो ये देखी गई कि नेता विपक्ष तो नहीं था कोई विधानसभा में जी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे और वक्त पर उठ रहे थे, तो एक दो बार टिप्पणियां भी हुई, चाहे वो महिपाल ढांडा की तरफ से की गई हो, एक दो विधायकों की तरफ से की गई हो कि आपका तो कोई नेता विपक्ष नहीं है इस पर। लेकिन फिर भी वो चीजें ऐसी जो मुझे लगा पॉजिटिव नजर आई कि एक चाहे वो अध्यक्ष की तरफ से या किसी और नेता की तरफ से, किसी सीनियर और नेता की तरफ से ज्यादा कुछ घेरा नहीं गया इस पर, जैसा लग रहा था। नहीं, वो उनको जब भी वो बोलना चाह रहे थे तो बोलते नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। वो एक टीका टिप्पणी बीच में एक नोकझोंक का एक नजरिया है, वो हर समय पूरे समय दिखाई देगा। अगर चुने भी जाते हैं तो भी वो सुनाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि सामने वाले को थोड़ा सा जो भी है, केंद्र हो या मैं केंद्र कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय चैनलों पे तो केंद्र कहा जाता है, यहां पर भी हम लोग ये कहेंगे जो भी नेता है राज्य सरकार में और जो भी नेता हैं, जितनी भी मंत्री हैं, वो लोग प्रतिपक्ष के नेता को घेरने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ न कुछ टीका टिप्पणी और बीच में चीजें कहते हैं। उससे वो फर्क नहीं पड़ता, उससे एक चार्म बनता है कि हाँ बहस को आगे बढ़ाया जाए, कुछ और अपनी चीज की जाए। उससे इस पे किसी चीज को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकर के उसको आगे एक हंसी मजाक में और सब चीजों में लेकर के चलना चाहिए और एक पॉजिटिविटी आती है लोगों के बीच में, हाँ भाई उसका भी जवाब दें और भी दें। और इस तरीके से जैसे गृह मंत्री के लिए बनाने के लिए अनिल विज को हुड्डा साहब ने कह दिया तो वो भी एक बात निकल आई और वो भी हम मुस्कुरा के सबने टाल दिया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए। और अभी इसी को लेकर के तल्ख टिप्पणियां लोगों में करने लगे हैं कि तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे तो नेता नहीं है और सब चीजें नहीं, उस पर नहीं है। राजनीति है, राजनीति में कभी वो आगे कभी वो पीछे, वो नेता प्रतिपक्ष उस दिन में बन ही जाएगा। हो सकता है कि अब अगला सत्र होगा तब तक तो आ ही जाएगा। जी जी। सुनील फोगाट जी, आप सुन रहे थे बातें उस वक्त और आप इशारा कर रहे थे, आपने सारे सवाल भी उनके सुन लिए होंगे, आरोप भी, कि बात कानून व्यवस्था की है। बात यह है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमने इसलिए मुद्दा उठाया कि एक मंत्री अपनी जान को खतरा बता रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर हम चाह रहे थे कि बात होनी चाहिए। और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही, ये कहने से क्या हो जाएगा कि जनता ने हमें तीसरी बार चुन लिया है। और कांग्रेसियों की जो एक नकारात्मक मानसिकता है ना, उससे जब तक ये लोग नहीं निकलेंगे इनका कोई भला हो नहीं सकता। आप देखिए, इन्होंने अनिल विज जी का जिक्र किया, उन्होंने किसके अधिकारियों, कुछ अधिकारियों के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है, जगजाहिर बात है और उसकी इंक्वायरी होगी, वो सारी चीजें होंगी। अब भूपेंद्र हुड्डा जी सदन के बीच में खड़े होकर के ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि आप इनको, अनिल विज जी को गृह मंत्रालय दे दीजिए। अरे आप अपना खुद का विपक्ष का 37 लोग मिलके खुद का नेता तो आप विपक्ष का तय नहीं कर पा रहे। उल्टा भारतीय जनता पार्टी को, जिसने पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उनके साथ पूरी कैबिनेट ने शपथ ली, उनको आप नसीहत दे रहे हो। जिनका संगठन समय पे काम कर रहा है पूरा, जिनकी सरकार पूरी काम कर रही है, कोई पद यहाँ पे खाली नहीं है। आपका कोई ना तो संगठन नाम की चीज, ना आपका विपक्ष का नेता का नाम। दूसरा इन्होंने कहा महिलाओं के लिए अपशब्द कहे इनके विधायक ने। आपने भी बताया कि हमारे विधायक जी ने तुरंत वो जो भी उनका मतलब था, उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था जो भी बात कही गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तुरंत माफी मांग ली उस बात को लेकर के। चाहे जो भी बात हो, मैं इन शब्दों को लेकर के माफी मांगता हूं। अब जिन लोगों की इसी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में नारनौंद के अंदर स्टेज के ऊपर, मंच के ऊपर इनके नेता शामिल सारे हैं वहां पे, बड़े बड़े प्रदेश के, और वहां पे एक युवा नेत्री हमारी बहन को छेड़ा जाता है, सरेआम छेड़ा जाता है, उसका वीडियो लीक होता है, कोई माफी मांगने नहीं आता, कोई उसका जिक्र करने के लिए नहीं आता। कुमारी शैलजा जी के लिए कितने भद्दे और अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस पर आज तक इनका कोई नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं। ये बात करते हैं, इन्होंने कहा मनोहर लाल जी को क्यों बदला। अरे भाई, हमारा संगठन है, हमारे काम करने का तरीका है, हमारे पास नीति है, नियत है, नेता है हमारे पास। आदरणीय मनोहर लाल जी ने 10 साल तक आप जो ये चिल्लाते हो ना, पोर्टल की सरकार, पोर्टल के कारण जो आम गरीब आदमी का जो भला हुआ है वो आदरणीय मनोहर लाल जी की देन है। जो पर्ची खर्ची मुक्त हरियाणा हमने किया है वो आदरणीय मनोहर लाल जी की देन है। और आगे भी नायब सैनी जी के
नेतृत्व में इस चीज को हम और बढ़ाने का काम करेंगे। अब ये कहते हैं कि ईवीएम से इन्होंने चुनाव जीत लिया। चलिए नासिर जी, इनकी चुनाव आयोग ने 16 लाख पेज का एक भारी भरकम जवाब दिया, उसको तो ये कहीं क्लेम नहीं कर पाए, आज तक उसका तो कोई जवाब इनके पास नहीं है। क्या विपक्ष का नेता बनाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने रोका हुआ है? ठीक है सर, जवाब ले लेते। सुनील फोगाट जी, दिनेश अग्रवाल जी, उन्होंने अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री चेंज कर दिया, दूसरे बना दिए, कोई टेंशन नहीं हुई, सब मिलकर काम कर रहे थे आपकी पार्टी में। फिर वही सवाल उठा देते हैं कि कोई भी एक नेता चुनने का वक्त आता है तो बड़ा घमासान हो जाता है। नासिर भाई, हमने जब भी बात करी है, हमने मुद्दों की बात करी है। भाजपा ने जब भी बात करी केवल भटकाने की बात करी। सुनिए, इनसे कहिए थोड़ा शांति रखें। सब शांत हैं, सभी शांत हैं, आप ही बोलिए, आप ही की इको हो रही आवाज। मैं ये बताना चाह रहा हूं नासिर भाई कि जब हरियाणा में आपके गृह मंत्री आते हैं केंद्र से, तो वो कहते हैं कि हमने हरियाणा की सरकार को 259 लाख करोड़ रुपया दिया है। आज तक उसका जवाब नहीं दिया भाजपा ने कि 259 लाख करोड़ रुपया कहाँ है वो, और अगर नहीं मिला है तो ये क्यों नहीं कहते अमित शाह से कि आप माफी मांगिए, हरियाणा को आपने कोई 259 लाख करोड़ रुपया नहीं दिया। हम जब भी मुद्दे की बात करेंगे भटकाएंगे। अब ये बार बार एलओपी पे आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हुए कितना समय हो लिया? आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए वो आज तक, लेकिन हमने बात नहीं उठाई। इनका आंतरिक मामला है यार, ये चुने ना चुने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं मुद्दे की, ये देखिए, मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं, हाई कोर्ट ने 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है हरियाणा की सरकार के ऊपर। बात 1000 रुपए जुर्माने की नहीं है। मामला क्या है? एक ऐसी दुकान से, ऐसी एजेंसी से इन्होंने दवाइयां खरीदी है जिसका मालिक तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, नकली सिक्के बेचता है वो, और जिस एड्रेस पर वो हरम है वहां एक धोबी बैठा हुआ है, वहां पर जिस एड्रेस पर हरम है वो, और उसका जो मालिक है वो तिहाड़ जेल में बंद है नकली सिक्के बेचने के आरोप में। ऐसे आदमी से आप जीवन रक्षक दवाइयां खरीदते हो 10 गुना दाम में। चलिए ठीक है। और हरियाणा प्रदेश की वो नहीं ठीक नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता का टैक्स पेयर का पैसा आप कैसे लूट रहे हो? और ये बिना खर्ची पर्ची, कौन सी बिना खर्ची पर्ची? 3 करोड़ रुपया डिप्टी सेक्रेटरी के ऑफिस में से जब बरामद हुआ था, वो एचपीएससी का सेक्रेटरी था, तो कहां गई थी आपकी बिना खर्ची पर्ची? वो एचपीएससी का। तो फिर आपकी इस बात पर सर, आपकी इस बात पर उन्होंने तो इसको बड़ा नारा दिया था चुनाव में। आज विधानसभा में ये बात गूंजी, कई विधायक कह रहे थे कि एक विधायक कह रहे थे कि किसी भी विधानसभा का कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली। सर मेरी बात सुनिए, जब विधानसभा का स्पीकर ऑफ द हाउस एक मंत्री के बयान को ये कह के टरका दे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीतिक बयान है, ये तो आते जाते रहते हैं, इतने गंभीर विषय को विधानसभा का स्पीकर ये कह के खत्म कर रहा है कि ये तो राजनीतिक बयान है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो बयान है उनको मैं क्या समझूं? चलिए ठीक, क्या समझूं? रजत पंडिता जी, आप यहां से आगे बात बढ़ाइए जी। रजत पंडिता जी, पार्टी का रजत जी की आवाज उठाऊंगा। आ रही है सर, आप बोलते रहिए, थोड़ा करीब होकर बोलिए रजत जी, जो आप कैमरे के। हाँ जी, बात को मैं इसलिए उठाऊंगा क्योंकि प्रदेश की जो जो टाइम के को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको मैं इसलिए उठाना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, अनिल विज जी का जो बयान था, भाजपा ने खुद मौका दिया विपक्ष को कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, अगर एक होम मिनिस्टर रहे हैं पहले और जिनके पास पुलिस जिनके अंतर्गत आती रही है, तो उसके बाद अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं, अपनी पीसीआर टीम को मैं एक मिनट रजत जी, मैं बोलना चाहूंगा कि रिपीट हो रही है आवाज, इको आ रहा है, तो इसको प्लीज देखें। वो एको आप ठीक कराइए क्योंकि मेरी ऑडियो आप ठीक है रजत जी, मैं आऊंगा, थोड़ा सा आपकी आवाज बार बार आपको दो बार आ रही है, तो उसका मेरे को तो नहीं आ रही है, टीवी पर आ रही है सर। हाँ
नहीं, मैं आप बताइए कि मैं जो लैपटॉप की है उसकी ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, फिर आप मेरा फोन से ले रहे हैं ऑडियो तो। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब ठीक है, आपको आवाज ठीक आ रही है? ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक। देखिए, क्राइम की सिचुएशन को लेकर भाजपा विपक्ष को जो बोलने का मौका दिया वो खुद भाजपा ने दिया। अगर एक होम मिनिस्टर रहे हैं जो पहले आज मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, अगर वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते तो इसकी जवाबदेही सीधा सीधा भाजपा की सरकार की बनती है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनकी बनती है। अब आते हैं, क्राइम की ऐसी हालत है कि जो एक मंत्री सुरक्षित नहीं है, जहां प्रदेश की पुलिस सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा एक संजीव नाम के एएसआई की हत्या हुई थी क्राइम ब्रांच पे। उनसे पहले एक डीएसपी थे बिश्नोई जी की, जिनकी हत्या हुई थी। अभी हाल ही में ये जो न्यूज आई है, एक इंस्पेक्टर है, उनकी मदर की यमुनानगर के अंदर जो है उनके घर में ही उनकी हत्या कर दी गई। और वो एक उनके परिवार में आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, बड़े सीनियर हरियाणा के रहे, डीएफएससी रिटायर है, उनके छोटे भाई, खुद वो एडवोकेट है जिनकी धर्मपत्नी है, और बड़ा अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। और अगर इतने घर में ऑफिसर्स है फिर भी हत्या हो जाती है तो एक आम व्यक्ति का क्या हाल हो। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया गया, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों के हिसार के अंदर शोरूम पे गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई, गैंग वॉर इतनी हो रही है, विधायकों को फिरौती की धमकियां आ रही हैं, कई विधायक गवर्नर के पास जा रहे हैं अपना रेजिग्नेशन सौंपने के लिए सिक्योरिटी को लेते हुए। तो ये आज क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम नंबर 2 पे है। सबसे सुरक्षित राज्यों की जो सरकार ने सूची जारी की थी उसमें अब हरियाणा प्रथम स्थान पे आया था। तो प्रदेश का पूरा माहौल जो है वो सरकार के प्रति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विश्वास ठीक है का उसमें टूटता है। अब आता है दूसरा मुद्दा, जो मैं दूसरे मुद्दे पर सर दोबारा से आ जाऊंगा। रजत जी, एक बार फिर आऊंगा आपके पास, प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खत्म करो, 10-10 सेकंड के। ओके सर, ओके ठीक है, डिटेल में नहीं करेंगे बात। देखिए, आज करप्शन के केसेस को लेकर अशोक करोड़ा जी ने बात उठाई, जो पीछे धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, बिल्कुल निश्चित तौर पे सभी घोटाले कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट में 100 करोड़ का, सभी घोटालों की जांच होनी चाहिए। लेकिन हमने कप्तान सिंह सोलंकी जी उस वक्त हरियाणा के गवर्नर होते थे, ऑनरेबल गवर्नर को हमने लगभग 400 पेज की एक चार्जशीट, जो 10 साल का कांग्रेस का राज रहा था, वो एक चार्जशीट दी थी और उसके ऊपर हमने एक पूरी उसमें प्रूफ के साथ एक डिटेल्ड हमने उसको चार्जशीट को बनाया। तो उस चार्जशीट को लेके भी हमने आज अर्जुन जी ने हाउस के अंदर उस बात को उठाया और उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करी है। कृपया करके सरकार उसको भी जरूर नोटिस में ले। उसके बाद पेंशन की बात हो रही थी यहाँ पे। देखिए, एक विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को मुझे ये समझ में नहीं आता कि सरकार के जो एडवाइजर है, अगर वो सुन रहे हैं कि जब एक विधवा का पति नहीं रहा तो वो किसके अधीन है, एक विकलांग किस पे डिपेंडेंट है। अरे परिवार पहचान पत्र से एक अपनी सरकार से एक डिटेल ले लीजिए कि आपने कितनी विधवाओं की, क्योंकि ये भी बात होती है ना सेशन से पहले, कितनी विधवाओं की और कितने विकलांग पेंशन आपने परिवार पहचान पत्र से जोड़ ठीक है रजत जी, मैं अब दोबारा से आ जाऊंगा एक बार और फिर आपके पास लास्ट कमेंट के लिए। आपने उनकी भी पेंशन काट दी। ठीक है संजय राय जी, संजय राय जी, कई सारे मुद्दे आपके सामने रहे, आपको क्या लगता है कि हाँ इस मुद्दे पर इस विधानसभा के सत्र में बहुत गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि सारे के सारे विधायक, चाहे वो सरकार हो चाहे सत्ता पक्ष हो, ये कहते हैं कि हम जब जनहित की बात आएगी तो एक साथ मिलकर काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज का सुबह जिस तरह हमने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद जो बातचीत शुरू हुई, सदन शुरू हुआ, तो विपक्ष के नेता, विपक्ष में एक नेता जो अशोक जी ने और हुड्डा जी ने, दोनों ने मिलकर के अध्यक्ष से मांग भी की कि इसका समय बढ़ाया जाए, सब लोग बात कर सकें। उन्होंने साजिश बताया कि उनकी साजिश हो रही उनकी हत्या करने की। तो क्या ये कांग्रेस की, उन्होंने कहा भी दिनेश जी ने कि हमें ना तो अनिल विज जी की फिक्र है, ना ये फिक्र इस बात की है कि जब मंत्री को इस तरह से धमकियां मिल रही हैं तो दूसरों का क्या होगा, या उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? तो धमकियां नहीं, उन्होंने साजिश बताया था अपना। चुनाव के वक्त में इनके साथ कुछ हुआ था जिसका वाकया वो कर रहे थे और जिसको आज वहां पर बातचीत और उस पर स्पीकर का ये कहना था कि ये तो चुनाव के दौरान इस तरह की बयानबाजी होती है। जी
उसी चीज को देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने इस चीज को साफ स्पष्ट भी किया और जो चीज किया गया मेन ये है कि नहीं नासिर भाई प्लीज चुनाव के बाद का बयान है सर। हाँ, चुनाव के बाद का बयान है। नहीं क्या इस वक्त तो कोई इनको धमकी नहीं दी गई? इस वक्त तो कोई धमकी नहीं है। दिनेश अग्रवाल जी, आप थोड़ा सा क्लियर करें। ये जो बात थी, अधिकारियों ने चुनाव प्रचार के दौरान में उनके साथ उनकी सुरक्षा में कोताही बरती थी, उस चीज का जिक्र था। सर 2 सेकंड, बड़े सर 2 सेकंड चाहूंगा, 2 सेकंड। बोलिए फिर आपसे बात किया जाए। अनिल विज जी ने विधायक पद की शपथ ली ईश्वर को साक्षी मानकर। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। उनका बयान बड़ा महत्व रखता है। सर वो बयान उन्होंने ईश्वर की शपथ तो सारे लेते हैं, सारे नेता ईश्वर की शपथ लेते हैं। एक नेता सही बोलता हुआ दिखा दो, सारे झूठ बोलते हैं, अपने बयान से सब मुकर जाते हैं। खुद का आपको आता पता है नहीं, अपने घर का अपने संगठन का आपको पता है नहीं। आप इस चीज के एक कहिए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। दिनेश जी, सुनील जी और संजय जी, मुझे ये बात में क्लियर कर दूं, उन्होंने विधायक बनने के बाद बयान दिया था, किसी सभा में बोल रहे थे, मैंने सुना है, तो उन्होंने उस वक्त नासिर भाई मेरा कहना इस बात को लेकर है, अगर विधानसभा का स्पीकर एक मंत्री के बयान की अगर अहमियत नहीं समझते, मेरा कहना केवल ये आपकी गलत बयानी है। उसको व्यवस्था का प्रश्न था, इसलिए आप गलत बयानी मत कीजिए। आप ये गलत बयानी मत कीजिए, इसको रोका जाएगा। स्पीकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने एक बात और कही थी विधानसभा स्पीकर ने, अगर ऐसी बात लिख कर दीजिए, सरकार के संज्ञान में मामला आ चुका है। बयानबाजी करके टीवी पे दिख के इनको फिर जाके अपने ऐसी कमरों में बैठ जाना है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस दिन ओथ लेता है, उस दिन वो कहता है अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अपराधियों को संरक्षण देता कौन है? सवाल यह है कि अपराधियों को संरक्षण देता कौन है और दिया किसने है? अब बात उठेगा तो बात दूर तलक जाएगी। अपराध उतना नहीं है, अपराध उतना नहीं है। आप सुनने का रखिए मेरी बात में। मैं आपकी बात में बीच में बोला नहीं सर, मैं आपकी बात में बीच में बोला नहीं हूँ। चलिए आपकी बात में संजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। चलिए वो मुद्दा उठाने का उनका हक है कि क्राइम को उठाए, कोई मुद्दा, आप अपनी बात पूरी कीजिए संजय जी। हाँ जी, नहीं ये बीच में बोलना है थोड़ा, देखिए ना, मैं इनकी बात में भी नहीं बोला, किसी की बात में नहीं बोला और उसमें भी इंटरप्ट कर रहे हैं। यही आदत विधानसभा में रहेगी तो फिर ये बात को करते रहेंगे लोग, और कहीं पे कोई इनकी बात सुनी जाए उसका असर भी नहीं आएगा। फिर बोले सर अब इस बात में संजय जी, अब आप, मैंने आपसे कहा संजय जी कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस विधानसभा में गंभीरता पूर्वक उठने चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और कुछ समाधान निकलना चाहिए? संजय जी देखिए, सारे मुद्दे जो भी जनहित के मुद्दे हैं वो सब चीज इसमें रखे गए हैं। अभी तो इस बार जो है न तो क्वेश्चन आवर है, न ही शून्यकाल है। इस वक्त जो होने हैं, जितने भी कार्य होने हैं वो विधायिका से रिलेटेड हैं, उनको प्रस्ताव पारित करने हैं। आज भी बहुत से प्रस्ताव पारित हुए हैं जिन पर कि आज ये चर्चा नहीं होकर के एक कानून व्यवस्था पर चली गई, जो कि भूतकाल की बात थी या पहले की बातचीत थी। आज इतना बड़ा मुद्दा ये नहीं था कि अनिल विज का मुद्दा था, वो छोटी सी बात थी। बात को तूल देने का मामला नहीं बनता है। अनिल विज सक्षम है कि किसी भी चीज को करने के लिए। अनिल विज कमजोर नहीं है इस सरकार के अंदर, वो अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने पटल में ये बात रखी कि चुनाव के दौरान मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, अध्यक्ष ने उसकी व्यवस्था का प्रश्न दे दिया। अब उसको तूल देना बेहतर नहीं है। अब बात करनी है प्रदेश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, किसानी के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, आप बिजली को और बेहतर कितना ला सकते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र में, जिनसे हम क्या सुविधाएं ले सकते हैं केंद्र से, कि जो कि वह शहरी विकास के रिलेटेड हैं। मेट्रो हम लेके आए, अपने किन किन शहरों में लेके आ सकते हैं, उन चीजों पे कार्य करें। आवास, शहरी विकास को लेकर के जितना काम कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट बना के केंद्र से ले। अब तो डबल इंजन सरकार फिर तीसरी बार है, अब तो कार्य करना चाहिए इस चीज पर। इस चीज को मुद्दा बना करके उलझा करके दूसरी तरफ ले जाना वो उचित नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तो सरकार को जनता ने इतना टाइम दे दिया कि अगले चुनाव में तो ये कहा भी नहीं जा सकता कि कुछ और वक्त दीजिए, क्योंकि 15 साल का वक्त किसी भी प्रदेश की और किसी भी देश की तकदीर को और दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। विजयन शेरावत जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। हेलो जी विजयन जी। हाँ जी नासिर जी, आप सुन रहे थे जो मुद्दों की, कि अब आप दूर से देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही, टीवी से भी देखेंगे, हो सकता है एक गेस्ट के रूप में आप विधानसभा जाएं, लेकिन किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चिंता की बात है? 1-2 मुद्दे वो आपको नजर आते हैं जो अभी 2 दिन और बचे उसमें होनी चाहिए।
देखिए नासिर जी, आज की डिबेट में सबसे बड़ा मुद्दा अनिल विज जी का उठा हुआ है। अनिल विज जी के बयान को तो सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, उनका पता नहीं क्या कह देते हैं वो। अनिल विज जी पूरे हरियाणा में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के वो मंत्री हैं, लेकिन वो एक खींच कह लो उनकी मुख्यमंत्री ना बनने की, दूसरे हल्के के कोई वर्क कार्यकर्ता चला जाता है, प्रार्थी चला जाता है, उनको जलील करके भगा देते हैं। मैं तो अपने हल्के की बात सुनूंगा। जो जिस आदमी की सोच इतनी छोटी है उसके बयान को कितना सीरियस लेना चाहिए, क्या पता उनकी जान को खतरा। देखिए ऐसा नहीं, आप इस तरह से तो देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता, वो नेता है, मंत्री है। अब ऐसे मंत्री आप है तो इस वो तरह के अल्फाज का इस्तेमाल मत कीजिए। पूरे हरियाणा के मंत्री हैं, ना कि वो एक अपनी विधानसभा के। वो अपनी विधानसभा के बाहर के अगर लोग आते हैं उनको जलील करके क्यों भगा देते? मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता भाई। उन लोगों ने उसको मुख्यमंत्री ये थोड़ा हटाया है, वो खट्टर साहब वाली खींच वो आम लोगों से क्यों निकाल रहे हैं? और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी हैं सुनील फोगाट जी, सभी प्रवक्ताओं के बीच में उंगली उठाते हैं वो हमारे भाई, लेकिन उनसे अगर कोई बात पूछते हैं, डेंगू की पूछते हैं, खाद की पूछते हैं, बीज की पूछते हैं, तो वो कोई जवाब नहीं देते, वो सीधा सीएलपी लीडर पे घूम जाते हैं। भाई कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, आप उन बातों को छोड़ो, कांग्रेस के पास क्या है क्या नहीं। आप आज हरियाणा के भाग्य विधाता हो, आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या डेंगू का विचार आप 15 दिन बाद करोगे डेंगू की रोकथाम के लिए? क्या गेहूं का बीज आप 1 महीने बाद दोगे? क्या यह खाद 1 महीने बाद लेंगे? अरे जिन चीजों की आपको अभी जरूरत है उन चीजों का आप समाधान कीजिए, लोगों की समस्या को समाधान कीजिए। आप ये बार बार ये इस चीज पे मत जाइए, कांग्रेस क्या कर रही क्या ना कर रही, कांग्रेस ने जो किया वो किया, आप छोड़ दीजिए। कांग्रेस ने जो किया उसका रिजल्ट सबके सामने आ गया। अब जो भी रही बात उसके पीछे की वजह, आप हरियाणा के हित के लिए अब काम कीजिए। आज खाद, बीज और डेंगू तीनों समस्याएं हरियाणा प्रदेश के सामने मुंह फाड़ के। चलिए जवाब ले लेते हैं सुनील फोगाट जी। हाँ, इसका जवाब जरूर। सुनील फोगाट जी सुन लिया आपने सारे सवाल, जल्दी से। देखिए, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उन्होंने तुरंत सबसे पहला कार्य किया कि जो पूरे हरियाणा में कम बारिश के कारण जो किसानों की फसल को नुकसान हुआ था, उनके खाते में 2000 रुपए हमारी सरकार ने देने का काम किया। नासिर जी, पिछले साल इसी समय तक हरियाणा में डीएपी की 1.46 MT की मांग थी, जबकि अब तक ये ऑन रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड है, ये मैं अपने भाषण में नहीं कह रहा, जबकि अब तक 1.54 MT सरकार उपलब्ध करवा चुकी है हरियाणा के किसानों को। और रही डेंगू की बात, तो हर जिले के सीएमओ और डीसी को अलग अलग दोनों को लेटर भी लिखे जा चुके हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उनकी सबकी बैठक ली जा चुकी है। फॉगिंग लगभग एरिया में हो चुकी है, जो एरिया बचा हुआ है उसमें भी काम जारी है। नहीं, ये झूठ नहीं बता रहे हो आप, फॉगिंग नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, ये सिर्फ आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हो, धरातल पे नहीं है ये कुछ भी। आप टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं इस बात को। ये प्रवक्ता साथी और भी बैठे, अगर कहीं फॉगिंग हुई हो तो आप साबित कर दो कि कहीं भी फॉगिंग शुरुआत हुई हो तो। विधानसभा में कोई आपका बोलने वाला मिलता, आप ऐसी कमरे में बैठ के बयानबाजी ना कीजिए, आपके अस्पताल में जाके देखिए जहाँ पे आम आदमी जाता है। आप अपने एसी कमरे से नहीं निकलते, एसी अस्पताल से नहीं निकलते, तो इसलिए आपको नहीं पता। नासिर जी, हर एक जिले में जो भी बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर स्पेशल डेंगू के वार्ड और उनके लिए स्पेशल दवाइयां और चिकित्सकों का प्रबंध पूरे हरियाणा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। अब इसके बावजूद भी अगर इन लोगों को शांति नहीं है तो क्योंकि हरियाणा की जनता ने 5 साल के लिए इनको प्रमाणित ठीक है सर, अब और आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। 5 साल के लिए आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया। जी दिनेश जी, आखिरी प्रतिक्रिया। हाँ सर, संक्षेप में। मेरे भाई बार बार ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में डेंगू के लिए फॉगिंग हुई है, और वो आरोप लगाते हैं दूसरे प्रवक्ताओं की से कि एसी रूम से बाहर नहीं निकलते। नासिर भाई, गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल को तोड़वाए 6 साल हो लिए, गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल नहीं है। पूरे हरियाणा का 70% रेवेन्यू गुड़गांव देता है, जहां सिविल हॉस्पिटल नहीं है वो कह रहे हैं कि फॉगिंग हो चुकी। ना हरियाणा में कहीं फॉगिंग हुई। और ये डीएपी के जो आंकड़े देते हैं, सरकार बताए कि किसान ने आत्महत्या क्यों कर ली, आप आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं? बड़ा सिविल हॉस्पिटल बनने का तैयार है। और केंद्र के सुन लीजिए, केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने कहा है कि हर साल देश में 10% डिमांड बढ़ रही है डीएपी की, हर साल बढ़ रही है, आपको पता है। लेकिन आप जानबूझ के डीएपी इसलिए नहीं दे रहे जिससे कि उत्पादन कम हो,
बिजाई कम ठीक है दिनेश जी, क्योंकि अब वक्त और इजाजत नहीं देता, मैं एक एक प्रतिक्रिया और रजत जी की और दिनेश जी, रजत जी की और संजय जी के किसान को प्रताड़ित कर रहे हैं आप। संजय राय जी, देखिए बहुत से मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा तो देखिए अहम है। अभी तक नगर निकायों ने, अब नगर निकाय के चुनाव भी अब सिर पर हैं, और अभी इस वक्त डेंगू का सबसे बड़ी बात है कि ये जो मच्छर है वो दिन का है, इसकी फॉगिंग बहुत जरूरी है, जिसकी जिक्र अभी दिनेश जी कर रहे हैं, और ये होनी भी चाहिए। वहीं पर हम लोग, हमारे सटा पंजाब है, पंजाब में फॉगिंग इस समय लगातार वो लोग कर रहे हैं, वहां पर नहीं आ रहा। मैं पंचकुला में हूं, पंचकुला से सटा हुआ पंजाब का है, वहां बराबर फॉगिंग हो रही है, लेकिन वहीं पे पंचकुला में फॉगिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे मशीनें नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिसके सारे समाचार पत्रों में आज खबर छपी है। ये चीज इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर बढ़ावा, उसको जो है उसको निदान भी करनी चाहिए सरकार को। इस और थोड़ा अच्छा, अगर कहीं काम हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर किसी तरह से दूसरे अंदाज में संज्ञान में आ रहा है तो उसको मानकर करवाना चाहिए। जी रजत जी, आखिरी प्रतिक्रिया। देखिए, ये संवेदनहीन होना इसे ही कहते हैं कि ये यहाँ बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और डीएपी ना मिलने की वजह से किसान आत्महत्या कर चुका है। 25-26 अक्टूबर को धरने लग चुके हैं, किसान का को एक लहूलुहान कर दिया था लाइन में खड़े। पहले डीएपी की दिक्कत आ रही थी, अब बीज की दिक्कत आ रही है। जितना लेट करेंगे उतना 10-10 किलो के आसपास बीज ही नहीं मिल रहा पहले तो, फिर वो 10 किलो और ज्यादा लगेगा जितनी ठंड पड़ रही है। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी जो नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र की बात करता हूँ, मुख्यमंत्री जी लाडवा के अंदर आपने किसानों को 220 रुपए तक का जो कट लगाया है एमएसपी के ऊपर, वो किसान की जो जेब कटी है, वो किसान के साथ जो उसका घर लूटा गया है, उसका जिम्मेवार कौन है? एमएसपी के वादे दावे करने से ज्यादा धरातल पे देखिए क्या किसान को एमएसपी मिली है। ठीक है सर। सुनील जी, एक दो बातों पे 2-3 लाइन में आप क्या कहेंगे जो आखिरी में उन्होंने बात उठा दी एमएसपी वाली पर, जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए नासिर जी, प्रत्येक जिले में सरकार ने पहले मंत्रिमंडल का गठन होते ही पहली ड्यूटी विधायकों की सरकार ने ये लगाई थी कि जाके मंडियों का दौरा करेंगे सभी विधायक, और सुनिश्चित तो उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया सर? जो बिल्कुल आया है। आप देखिए पूरे हरियाणा में 12,000, लगभग 12,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के खाते में धान की खरीद के उनके खाते में जा चुके हैं। पंजाब में हमारे से 3 गुना ज्यादा। देखिए सारी बातें डिबेट में आई है सर, देखना होगा कि अब इस पर किस तरह से बातें होती हैं, और जनता तक आपकी बात, जनता तक आपकी बात कितनी कबूलियत के साथ पहुंचती है। सरकारी खरीद में हरियाणा पंजाब से ज्यादा 2 गुना है। चलिए वो ये आंकड़े देखिए, लेकिन हरियाणा का किसान संतुष्ट है नहीं, ये बड़ी बात है सोचने की। और जो फॉगिंग की, डेंगू की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की मुद्दे उठ रहे थे, उसको लेकर कितनी गंभीर हमारी सदन नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी, रजत पंजेटा जी, संजय राय जी और विजेंद्र शेरावत जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई, बहुत सारे हंगामे देखने को मिले, तीखी बहस देखने को मिली, कई मुद्दे उठाए गए। मुद्दों के बाद उस चर्चा पर गंभीरता से विश्लेषण की बात हुई, और हमने भी एक चर्चा करी कि जिन मुद्दों को उठाया गया था उसमें कितनी गंभीरता नजर आई, और वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बहुत ज्यादा बात होनी चाहिए। सभी लोग ये कहते हैं कि हम जनता के हित की बात के लिए एकजुट नजर आएंगे, तो ये दिखाना भी पड़ेगा कि वाकई में हमारी सरकार, हमारा विपक्ष, हमारे सभी पार्टियों के विधायक इस बात में एकमत रहते हैं कि जहां जनता की बात आएगी, जनता के हित की बात आएगी, तो फिर बिना किसी बहस के उस पर हम सब लोग मिलकर सोचेंगे और एक बेहतरीन समाधान निकालेंगे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों अभी तक के साथ जुड़े रहने के लिए। लगातार सदन की जब भी कार्यवाही चलती रहेगी, हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज दिखाते रहेंगे। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से खबरों की शुरुआत करते हैं। सुरक्षित प्रदेश में क्यों बांटेगा काम? नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके, अपने नेता से बयान हुआ है कि हम 82 वर्गीकरण का विरोध करते थे।